बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है और ये जो इजाफा हुआ है इसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 331.38 और डीजल की हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 329.18 रुपये हो गई है। अब मामला ये है कि ये इजाफा क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या हैं और उसके बाद इसके असरात क्या हैं और आम आदमी को इससे कैसे महफूज किया जा सकता है। जो महंगाई का एक तूफ़ान है जो पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ आता है उसको कैसे बचाया जा सकता है, इस पर यकीनन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको डेटा शेयर कर लेते हैं कि जो इस वक्त जो बुनियादी तौर पर वजूहात इसकी बताई जा रही हैं वो ये कि IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट है जो कि PTI के दौर में हुआ था और PTI के दौर में जब हुआ तो उसमें PTI की उस वक्त की हुकूमत ने यह वादा किया था कि IMF के साथ कि हम 60 रुपये पेट्रोलियम के अंदर यानी पेट्रोल के अंदर और 50 रुपये हम डीजल के अंदर इसमें इजाफा करेंगे और ये हम बतदरीज करके इसको यकीनी बनाएंगे। तो यकीनन उस एक वादे की तकमील जो है वो अब जाकर पूरी हुई है। अगर हम रीजनल कंट्रीज के हवाले से देखेंगे वहां पे पेट्रोलियम प्राइसेस इस वक्त क्या हैं तो 381 रुपये जनाब भारत में बिक रहा है, चीन में 385 रुपये, सिंगापुर 633 रुपये, बांग्लादेश 345 रुपये, जापान 356 रुपये, फिलिपाइन 361 रुपये, श्रीलंका 391 रुपये, अजरबैजान 346 रुपये और तुर्की में 360 रुपये तक बिक रहा है। इसकी जो दूसरी वजह है जो मैंने ये जो रीजनल कंट्रीज का एनालिसिस आपके सामने पेश किया है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रेंट ऑयल है उसकी बढ़ती हुई कीमत है। इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर कहा जा रहा है कि वो प्राइसेस पहुंची हैं 2022 से इस वक्त नवंबर 2022 से सबसे ज्यादा इस वक्त इंक्रीज प्राइसेस के अंदर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने जो अपनी सप्लाई है उसको लिमिट कर दिया है। जब उसको लिमिट करेंगे डिमांड इसकी इंक्रीज होगी या डिमांड इवन कांस्टेंट भी रहती है तो प्राइसेस उसकी इंक्रीज होती हैं। तीसरी जो वजह है हमारे जो डॉलर उसकी रियल प्राइस जैसे कि बताई जाती है कि 250-240 रुपया होनी चाहिए, अभी भी वो 300 के करीब है। तो उस प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से भी ये एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है कि हमें ज्यादा इसका बर्डन फील होता है। और जो चौथी वजह है जिसे जो माहिर माशियात हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत मुमकिन तौर पे हो सकता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको बचाने के लिए भी उसका एक इकदाम होगा कि कम से कम हमें ऑयल जो है वो इंपोर्ट करना पड़े। जब इसकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो लोग कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, जब कम ऑयल इसका या फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा तो हमें ऑयल की मद में अमाउंट कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी और कम अदा करनी पड़ेगी इंटरनेशनली। तो ये कोई 3-4 वजूहत हो सकती हैं। लेकिन मसला ये है कि जनाब इस वक्त 30% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है और गाड़ियों के किराए एक मरतबा फिर बढ़ा दिए गए हैं, चीज़ों की प्राइसेस एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई हैं। इससे आम आदमी कैसे बच सकता है, ये सवाल हो गए हैं हमारे पैनलिस्ट से। जनाब सबसे पहले तारुफ करें, आज हमें ज्वाइन किया स्काइप के जरिए शिंगला मार साहिबा ने, स्काइप ही के जरिए मोहम्मद नौशाद अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारा साथ दे रहे हैं आगा इकरार हारून साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और सज्जाद अनवर साहब। तमाम पैनलिस्ट को हम खुशामदीद कहते हैं। पहला सवाल शिंगला साहिबा आपसे होगा। IMF मुआहदे की पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की शर्त पर हुकूमती अमल दरामद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? यासिर, एक तो ये कि निगरान हुकूमत जो होती है वो नहीं इतना रिलीफ दे सकेगी क्योंकि मखसूस मुद्दत के लिए आती है और उसके अलावा जो उससे पहले एग्रीमेंट करके जो हुकूमत गई होती है उन्होंने उसका पासदारी करनी होती है और उन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना होता जिसकी वजह से ये जो इंटरनेशनली जो मल्टी कंपनियों से जो हमारे एग्रीमेंट हुए होते हैं उनको नुकसान पहुंचे। जैसे अभी IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जिसमें हमने एग्री किया, आपने खुद ही इंट्रो में बता दिया कि 60 रुपए जो है पेट्रोल के ऊपर लेवी बढ़ानी है, 17% GST भी उसके ऊपर लग रहा है। PTI जो इतना इसके ऊपर एहतजाज बुलंद कर रही है वो साथ नहीं बता रही कि एग्रीमेंट हमारा ही था। वो तो नहीं बताएंगे ना, वो तो आपको पता जाती दफा प्राइस जो उसको फ्रीज भी कर गए थे, सब्सिडी देके आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए। तो किया दरा तो सारा उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने तो अपनी सियासत करनी है और अवाम को यही करना है कि जी हम उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि जी हम अब आपको जो रिलीफ दे रहे हैं ये हमारे खजाना इसकी गुंजाइश निकाल रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। और बाद में आने वाले दिनों में अवाम को भी पता चला था कि उससे कितना नुकसान इस मैशत को, और IMF ने जो आपकी नाक की लकीरें निकलवाई थी वो सारी इसी वजह से निकलवाई थी जो एग्रीमेंट ये तोड़ के चले गए थे। तो अब ये है कि देखिए हमारी इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है वो अब थोड़ी सी दुरुस्त हो चुकी हुई है उसकी। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिलीफ मिलेगा, एकदम रिलीफ नहीं मिलेगा। आप ये देखिए पिछले दिनों जो हमारा डॉलर था बेलगाम हुआ था,
कहां तक उसकी प्राइस ओपन मार्केट में 335 पे चला गया हुआ था और 305 पे पहुंच चुका था इंटरबैंक में। अब वो दोनों में 300 से नीचे आ चुका हुआ है। तो जब एलसी पहले खुली है पेट्रोल की, उस वक्त जो प्राइस ज्यादा थी वो भी वजह है, फिर 60 रुपए आपने जो डेवलपमेंट लेवी लगानी थी वो भी आपने लगा दिया। तो अब वो एकदम हो चुका है। अब आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलेगा आवाम को, क्योंकि अब जो आपके डॉलर की कीमत होगी और जो आप बाहर से खरीद रहे हैं जितना वो बनेगा वो हमको पास किया जाएगा, और जिस तरह डॉलर की कीमत कम जा रही है तो उससे रिलीफ आगे मिलेगा। देखें, महंगाई की शरह में भी कमी आई है, इसी वजह से इस दफा स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है। और जो पहले सालाना बुनियादों पे आपकी जो महंगाई की शरह वो 27% हो चुकी है, और हफ्तावार महंगाई में भी 0.25% कमी आई है। सालाना बुनियादों पे तो मैडम हम देखेंगे, लेकिन इस माहाना बुनियादों पे भी तो देखिए ना, परेशानी इसको माहाना बुनियादों की होती है। हफ्तावार जो है ना, पिछले हफ्ते की वो 0.25 कम हुई है, परसेंट कम हुई है, लेकिन अब कम होगी इतनी प्राइस के इंक्रीज के बाद, अब बढ़ाई गई है, उसके बाद इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, रिलीफ आपको आहिस्ता आहिस्ता जाके मिलेगा जब आप डॉलर की कीमत को कंट्रोल करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारी हुकूमत को भी अब कुछ अखराजात कम करने होंगे, कुछ कटौतियां लगानी होंगी। देखिए, जैसे आवाम निकली है बिजली के बिलों के लिए, तो आज हम देख रहे हैं कि वो जो बिजली चोर है उनको पकड़ा जा रहा है, उनको जुर्माने किए जा रहे हैं, एक पॉलिसी सख्त किस्म की बनी है। तो हो सकता है कि ये आगे जाके कुछ हुकूमत अल्ले तल्ले जो वो भी कम हो, जब अवाम के ऊपर जब महंगाई का इतना बोझ पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज है आप सारी अवाम को पास ऑन नहीं कर सकते, कुछ हुकूमतों को भी देखना होगा। तीसरी चीज ये कि जो हमारी जिले इंतजामिया कुछ अब उसको भी काम करना होगा। देखिए, अब आज आके रावलपिंडी में चीनी की कीमत जो 150 रुपए फिक्स कर दी है। अब वो ये जिले इंतजामिया का काम है कि 150 रुपए पे मेक श्योर करे कि अवाम को मिले। तो कुछ चीजें जो है अब उसको नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर भी जाके हमें हल करने की जरूरत है और चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलेगा। अगर एकदम से पॉइंट आ गया, ये रिलीफ मिलेगा, पॉइंट आ गया आपका। मुझे डॉक्टर फारूक आदिल साहब को इसमें शामिल करना है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, सियासी जमातें, अगर आप इसको सोशल मीडिया ओपन करें, ट्विटर या जो और भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको ओपन किया जाए, तो आपको समझ आएगी कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों का जो तोपों का रुख है निगरान हुकूमत की जाने। पता नहीं निगरान हुकूमत ने क्या कर दिया, क्यों नहीं सच बताती कि IMF का एग्रीमेंट है, किया किसने था, अमल दरामद हो रहा है, तोड़ेंगे तो क्या असर होगा। देखिए, काश के जो हमारी सियासी जमातें और हिज़्ब इख्तिलाफ के जो आदाब हैं वो सीख सकती। रियासत हमारी है और इस मुल्क रियासत में बसने वाले अवाम भी हमारे हैं, लिहाजा इस मुल्क के मसाइल भी हमारे हैं। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर अगर सियासी जमातें अपनी पॉलिसीज़ बनाएं और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस किस्म की नारेबाजी न करें, तो इससे उनके लिए भी आसानी होगी और हुकूमत के लिए भी आसानी होगी और आइंदा भी मामलात बेहतर हो जाएंगे। अब एक चीज़ आप जब यहाँ पेश कर रहे थे मवाजना ख़ित्ते के दीगर ममालिक का, तो हमें ये नज़र आ रहा था कि कहीं ख़ित्ते के ममालिक हमसे ऊपर हैं, कहीं ज़रा सा नीचे हैं। लेकिन जो मसला है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है। मसला मुख्तलिफ कैसे है? वो इस तरह से है कि हमारे अवाम की क़ुव्वत ख़रीद क्या है। तो हम अपने अवाम की क़ुव्वत ख़रीद को सामने रख कर ये तय कर सकते हैं कि वो कितनी आसानी में है और कितनी मुश्किल में है और कितना दबाव वो मज़ीद बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे, इस मसले का हल कैसे निकाल सकते हैं? मेरा ख़्याल ये है, और बल्कि हम सब दोस्तों का ख़्याल ये होगा कि हम ज़रा उन तबक़ात की निशानदेही कर लें। वैसे ज़रूरत नहीं निशानदेही करने की, पाकिस्तान का हर फ़र्द जानता है कि जो बराह रास्त टैक्सों पे नहीं है, तो बजाय इसके कि हिडन टैक्स आप गरीब आवाम पर मुंतकिल करें और उन लोगों पर मुंतकिल करें जो पहले ही टैक्स देते हैं, आप उनकी तरफ भी ज़रा रुख करें। और ये बेहतरीन टाइम है। आप कह रहे हैं डाइवर्ट करें इसको, डाइवर्ट करें, डायरेक्ट टैक्स लगाएं उन तबकात पर ताकि हुकूमत की आमदनी में इजाफा हो। यानी आप आसान अल्फाज में अगर हमारे नाज़रीन को समझना हो तो डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेट्रोलियम प्राइस के अंदर जो टैक्स का एलिमेंट है उसको निकाल के डायरेक्ट टैक्सेस की मद में लगाया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। ऐसे ही जी बिल्कुल, और उन तबकात पे लगाया जाए जैसे आपका प्रॉपर्टी का तबका है ना, रियल स्टेट का है, जैसे वकला हैं और आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। आपको पता है रात और रिटेलर्स भी तो है ना सर, रिटेलर्स भी आपको पता है कि कितने पैसे रात को ले जाता है। मैं आपको बताऊं, ये ऐसे मौजूद से हट जाएंगे, आखिर में बताऊंगा। दूसरी आपको क्या आपको करना है, दूसरी ये है कि हम लोग जो हैं अपनी आदत तब्दील करें।
इस टेलीविज़न में हफ्ते के इन आखिरी 3 दिनों में जिस इलाके से मैं आता हूँ 3 साथी आते हैं, हम कमोबेश एक वक्त में आते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि एक दिन मैं ले आऊँ, एक दिन दूसरा ले आए, तीसरे दिन तीसरा ले आए, या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाएं। हमें अपनी आदत को भी बदलना होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट टैक्स का एक ऐसा कामयाब मॉडल बताता हूं जो अगर परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ न लगता तो ये मसला हमेशा के लिए हल हो गया होता। ये जो रिटेलर्स का मसला था, उस वक्त 12 अक्टूबर से पहले जब गवर्नर सिंध थे ममनून हुसैन साहब, तो उस मौके पर एक कमेटी बनाई नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ने कि आप रिटेलर्स के मसले को हल करें, और वो इस मामले को ज़्यादा बेहतर ममनून साहब इसलिए हल कर सकते थे क्योंकि वो कराची चैम्बर के साथ थे और उनके रिलेशंस थे। ठीक है। इस सिलसिले में आई थिंक पेशावर गवर्नर हाउस में या फिर कराची वाले में एक मीटिंग हुई जिसमें ये सारे रिटेलर्स के नुमाइंदे मौजूद थे, और तय पा गया कि 0.75% टैक्स देंगे रिटेलर्स। ये मुआहिदा हो गया, लेकिन वो मार्शल लॉ लगा और उसके नतीजे में हर चीज़ गारत हो गई। अगर इस वक्त ये किया जाए और ये हुकूमत इनिशिएटिव ले और इसमें दीगर ऐसे एलिमेंट जो यानी मुअस्सर साबित हो सकते हों, उनकी खिदमात हासिल की जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन वक्त है, ये हम मसला हल कर सकते हैं। ठीक। इसके नतीजे में हमारी आमदन बढ़ेगी, पॉइंट आ गया। आवाम पर आपका ज्यादा जो फोकस है वो टैक्सेस के ऊपर है कि जो टैक्सेस का पोर्शन है पेट्रोल की प्राइस के अंदर, इसको कम किया जाए और बराह रास्त मुंतकिल किया जाए उनको जो कि पैसे कमाते हैं। मैं इसमें शामिल करूंगा सिजाद साहब, आपको ये फरमाइएगा, टारगेटेड सब्सिडी से ना तो आपको IMF ने मना किया है, टारगेटेड सब्सिडी ना तो निगरान हुकूमत की ऐसी कोई डोमेन है जिसमें वो नहीं दे सकती, तो टारगेटेड सब्सिडी का क्या ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि जो बिल्कुल बेयर मिनिमम जिनकी सैलरी है उनको वो मिल सके। पेट्रोलियम की मत में अगर हम बात करें कि जिनकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, जिनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट बनेगा, वो उससे कोई फायदा उठा सकें, है कोई फार्मूला इस तरह का हो सकता है? जी मेरा ख्याल है कि ये जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें इसहाक डार साहब ने इस आइडिया पे अपनी टीम से कुछ काम करवाया था, और उनका ख्याल ये था कि जो 1000 सीसी से कम गाड़ियां हैं ना जिनकी, या मोटरसाइकिल वाले हैं, उनको शायद कोई वोचर्स देने का या कुछ इस तरह का कोई प्लान था। जी ऐसे ही था। और इस तरह का देखें IT के लोगों को शामिल करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को शामिल करके कुछ, और ये जो इस तरह का कुछ थिंक टैंक बना के कोई ऐसा फार्मूला बनाया जा सकता है कि जिससे ये मिसयूज़ ना हो। ऐसा ना हो कि मतलब लोग अपनी गाड़ियां भर भर के ले जाके बड़ी गाड़ियों में डाल रहे हो पेट्रोल, उससे भी बचा जा सकता है। मतलब कोई तरीका इस तरह का निकाला जा सकता है कि जिससे जो लोअर क्लासेस हैं ख़ास तौर पे उनकी आमदोरफ्त में प्रॉब्लम ना हो। और ये बहुत अच्छा। दूसरी बात यासर जो सबसे है, मैं शनीला साहबा ने भी उस तरफ जिक्र किया कि एक तो पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है ना, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है ना दीगर चीज़ों की कीमतों पर, तो बाज़ औक़ात जो चीज़ें अफेक्ट नहीं हो रही होती उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ जाता है। जब आप ग्रॉसरी लेने जाते हो तो जिन चीज़ों का ताल्लुक ही नहीं होता पेट्रोल के साथ, जो चीज़ें ऑलरेडी उनके स्टॉक में होती हैं, उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि साल हर साल से हमारा जो रेगुलेशन का सिस्टम है, प्राइस कंट्रोल का सिस्टम, वो बहुत नाकारा है। वो डिज़ाइन जिस वक्त हुआ था, पता नहीं वो कैसे हुआ था, आज के जदीद तकाज़ों के मुताबिक एक मैं समझता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट को मॉडल बना के या एक सिटी को मॉडल बना के उसके ऊपर काम होना चाहिए, एक मॉडर्न सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। जब एक ज़िले में या एक शहर में वो कामयाब हो जाए तो फिर उसको पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में फैला दिया जाए। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो जिन मुल्कों की अभी आपने मिसाल दी कि مثلا तुर्की में पेट्रोल की क्या कीमत है, श्रीलंका में क्या कीमत है, अगर आप देखें वहाँ पे कि वो प्राइस हाइक को रोकने के लिए उनके क्या सिस्टम्स हैं। हमारी रियासती मशीनरी बड़ी बदकिस्मती से पिछला जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है ज़ौला के ज़माने से लेकर अब तक, उसका सबसे नाजायज़ फ़ायदा जो है वो हमारी पब्लिक सेक्टर के अफसरशाही ने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और उनकी कैपेसिटी के भी मसले हैं, उनकी ओरिएंटेशन के भी मसले हैं, और जदीद जो ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं
उनकी समझबूझ भी नहीं है। दफ्तरों में आते हैं, चले जाते हैं, अपनी पक्स लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, पेंशन्स लेते हैं, लेकिन आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जो महकमे बने वो बिल्कुल उनका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं। तो इसको रियासत को देखने की ज़रूरत है। ठीक पॉइंट आके जी आपका। मैं इसमें शामिल करूंगा नौशाद साहब आपको। नौशाद साहब फरमाइएगा कि अगर हुकूमत ये स्टेप ना ले, जो वादे वईद IMF के हैं वो पूरे ना करे, जैसे हम अभी एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के अंदर हैं, उसके अंदर हमें ये कमिटमेंट्स पूरी ना करें, तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है कितना बड़ा बर्डन छोड़कर जाएगी आने वाली मुंतखब हुकूमत के लिए, और मुंतखब हुकूमत के लिए फिर कितना मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को आगे लेकर जाना, क्योंकि लामहाला हमें IMF के नए प्रोग्राम में जाना ही जाना है। योर टेक ऑन इट सर। देखिए, ये तो आपने खुद ऑलमोस्ट बात कर दी है कि हमें नए प्रोग्राम में भी जाना है। अगर हमें नए प्रोग्राम में जाना है तो इसका मतलब यह है कि हमें ये प्रोग्राम भी पूरा करना है, और ये प्रोग्राम हमने इसलिए पूरा करना है कि अगर हम ये प्रोग्राम पूरा नहीं करेंगे तो जब प्रोग्राम को रोका गया था तो उसके बाद जो हालात इस मुल्क के हुए हैं, ये जो मईशत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो आपके सामने है, और हम डिफॉल्ट की बातें करने लग गए थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमली तौर पर हम डिफॉल्ट कर चुके थे। ये जो आप फिस्कल टाइटनिंग ने आपको किसी हद तक ये रिलीफ दिया कि कुछ वक्त गुजार लेने के बाद आप नाक से लकीरें भी निकलवाई या जो कुछ भी किया, आपको फिर भी बहरहाल इमरजेंसी रिलीफ के तहत पैसे मिल गए और आपका सिस्टम जो है वो चलने के काबिल रहा। आप मुझसे बात कर रहे हैं मुंतखब हुकूमत की। अगर आप आज IMF के प्रोग्राम को रोक दें और मामलात को खराब करें तो शायद पता नहीं मुंतखब हुकूमत तो शायद आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। इस हुकूमत का चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखें, ग्राउंड रियलिटीज जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं। मैं डॉक्टर फारूक आदिल की बात से भी एग्री करता हूं कि ये जो एक तो तकाबली जायजे की बात हुई है उसकी भी कोई सेंस नहीं बनती जब अनटिल अनलेस के हमारे जो इकोनॉमिक फैक्टर में जब तक यूनिट सेम नहीं होते उसका कंपैरिजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। हमारी परचेज पावर क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सारी चीजें अगर जान किया मान पाऊं तो एक बात अर्ज करता हूं नौशाद साहब, आप कह रहे हैं कि तकाबली जायजे की सेंस नहीं बनती। तकाबली जायजा इसलिए किया जाता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं उसका जो इफेक्ट है वो तमाम कंट्रीज ने नीचे तक मुंतकिल किया है, इसलिए तकाबली जायजा किया जाता है। कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि इंडिया में 150 रुपया पेट्रोल दे रहे हैं और बाकी सब्सिडाइज करके और वो जनाब कर रहे हैं, तो वो कितना बड़ा एक बड़ा कंट्री है, उसके रिजर्व्स भी ज्यादा हैं। इसी तरीके से चीन जैसा बड़ा मुल्क जिसका रिजर्व्स आप देखें दुनिया की जिसे सबसे बड़ी मईशत अब डिक्लेयर ही करना है तकरीबन वही रह गया है, तो वो मुल्क चीन के अंदर भी अगर रेट 385 रुपए चल रहा है, अगर PKR में इसको कन्वर्ट करें तो उसका मतलब क्या है कि जितना भी इंक्रीज इंटरनेशनली आया है उसका जो इंपैक्ट है वो एक आम आदमी पर उन्होंने मुंतकिल किया है। ये है खबर की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन मैं जिस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं वो है परचेज पावर से। ये जो डॉक्टर साहब ने ठीक है आपका, उसके बगैर आप इसका कंपैरिजन ड्रॉ नहीं। हाँ, खबर की हद तक ठीक है कि वहां इतने की वहां इतने की, अब 381 रुपए इंडियन जो है वो पाकिस्तान को पता नहीं कितने के पड़ेंगे, उसका क्या रेट बनेगा। इसको इस बहस से निकलकर मैं आपको बताऊं असल जो बात जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया था ना वो है हमारा तर्ज जिंदगी। इसने हमारे बहुत सारे मसाइल जो है उनको बहुत एग्रेवेट कर दिया, एक मामला। दूसरी बात जो सज्जाद साहब ने कही है ना, हमारा मसला यह है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आप देखिए कि क्या ये जो FIA है वो पहले ये सारे काम जो आज कर रही है वो नहीं कर सकती थी? क्या ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो ये सारे काम नहीं कर सकती थी? अभी भी ये होगा कि ये जिस इंपैक्ट की बात की जा रही है, इस पेट्रोल के बढ़ने के बाद जो इंपैक्ट आएगा उसके बाद अगर आहो बका इस हद तक पहुंची कि मुजाहिरों का मामला आ गया तो फिर आपके ये जो जिलाई सतह के जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको गियर अप करना भी सबको याद आ जाएगा, फिर DCOs को भी याद आ जाएगा उन्होंने क्या काम करना है, कमिश्नरों को भी याद आ जाएगा क्या काम कर रहे हैं। आपके जो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपने नंबर बनाने के लिए या अपने काम को करने के लिए या अपनी जो असल ड्यूटी है जो उनकी जिम्मेदारी है उनको याद आएगा कि हमने इसको अदा करना है। मसला यह है भाई, देखिए हमें करना क्या है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये जितनी भी हम बातें करेंगे इसकी कोई एज सच कोई वैल्यू और वर्थ नहीं है अनटिल अनलेस हम हुकूमती सतह पर हुकूमत जो है वो अपना काम करे, वो फैक्चुअली उस गवर्नेंस का निफाज जो है ना उसको यकीनी बनाए जिसके जरिए मुल्क चल सकते हैं। दूसरी बात, अच्छा अब आप मुझसे बात करेंगे इसका आइडिया अगर मैं अगर कहे तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए दुनिया बदल रही है। आज इस वक्त IT एक ऐसा सोल्यूशन है जो हमें इन मसाइल से निकाल सकती है।
आईटी की तरवीज से, वर्क फ्रॉम होम से हम अपने उन खर्चों को कम कर सकते हैं जो हमारे लिए अब अनबेयरेबल हो चुके हैं। उसके लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए, उन प्रोग्राम्स को आगे लाना चाहिए, उन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी चाहिए, उन सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ई गवर्नेंस पे जाना चाहिए। एक वर्ड आपका ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, ये दो अल्फाज हैं आपके, आपकी बात का लुबे लबाब यही आ गया जी। बिल्कुल सही है जी, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मैं आगा साहब इसमें आपको शामिल करूंगा। आगा साहब फरमाइएगा कि जो एक फ्री फ्यूल का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कुछ दफातर के अंदर या कुछ अफसरान को दिया जाता है जी, इतने लीटर फ्यूल जो है वो मिल गया, वो खुशी होती है उनको फॉर द टाइम बीइंग कि हमें हमारी सैलरी में इतना इंक्रीज़ आ चुका है, अगर 26 रुपये या 30 रुपये इंक्रीज़ हुआ है। एक तो ये, इसको रोकना कितना ज़रूरी है कि अब हम इस तरह की फ्री राइड्स नहीं दे सकते। और दूसरा सर ये बताइए कि जो थर्मल के ऊपर हमारे जो IPPs का मॉडल जो चल रहा है, अब क्या हम मुतामिल हो सकते हैं कि इतने महंगे फ्यूल को ख़रीद कर फिर उसकी बिजली बनाएं और फिर लोगों को दें और उसके बाद फिर बिलों का जो हाल है आपके सामने? यासिर साहब, आपने अब जो बात की है ना, बेसिकली तमाम जितनी भी डिस्कशन है ना, इसका जो इम्पोर्टेंट तरीन फैक्टर है ना, वो आपने अब बात की। सर आपके लिए संभाल के रखा बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप प्रिजाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो बात इससे ये आप है, अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा लें आगा साहब। बहुत मेहरबानी, क्योंकि मसला यही है कि हमारा जो फ्यूल बिल है ना, वो सिर्फ आपकी और मेरी गाड़ियों की वजह से नहीं है, हमारी जो थर्मल बेस्ड हमारी जो पावर जनरेशन है उसका बहुत बड़ा फैक्टर है उसके अंदर, और उसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हुआ है। हमें देखिए हम सोलर पे जा रहे हैं, हमने बिजली की चोरी रोकी है, बहुत अच्छी बात है, सोलर पे भी आप 2 दिनों में जा सकते हैं, लेकिन वाटर के लिए आपको बहुत टाइम लगाएंगे। वो यानी कि प्रोजेक्ट जो है वो 10 साल भी चलते हैं। हमारे यहाँ पे बड़ी रिसर्च हुई है, विंड एनर्जी है वो सिर्फ आप बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में आप हासिल कर सकते हैं। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स हैं वो आपके पास जो साहिली पट्टी है ना बलूचिस्तान की, वहाँ पे मुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाए एक और फैक्टर की तरफ, सर्कुलर डेट अपनी जगह पे, हमारी थर्मल अपनी जगह पे, लेकिन इसमें एक फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद आपको याद हो कि मैंने यहाँ बहुत अर्सा पहले तकरीबन 5-6 महीने मैंने ये बात की थी कि हमें राशनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ये राशनिंग मैंने खुद ऑब्जर्व की है, उज़्बेकिस्तान में भी की है, ये राशनिंग मैंने नेपाल में भी की है, मैं वहाँ रहा भी हूँ, काम भी किया। हमें राशनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। हम इतना महंगा फ्यूल ख़रीद के फ्री फॉर ऑल, हर आदमी जिसके जेब में पैसे हों वो ख़रीद सकता है, लेकिन वो पैसे क्या हैं? वो पैसे मैं डॉलर की सूरत में बाहर भेज रहा हूँ। ये हम क्यों भूल जाते हैं? असल बात, हम पूरी कौम के तौर पे ये चीज़ भूल जाते हैं कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने पेट्रोल डलवाया और मैं रात को ईट आउट करने चला गया। हमारे हालात तो ये है कि बच्चों के लिए तो उनका कोशिश होती है कमरे में भी वो अपनी गाड़ी लेके, हालात मुल्क कौम के यहाँ लाइफस्टाइल ठीक है, लाइफस्टाइल की बात है, लेकिन इसका सारा बोझ रियासत पे आ रहा है क्योंकि मैं डॉलर में पेमेंट कर रहा हूँ। इसी प्रोग्राम में आपने याद होगा कि पिछली गवर्नमेंट ने बड़ी बड़के मारी थी कि जी वो हम पेट्रोल जो है मोटरसाइकिलों के लिए वो कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं, कुछ सस्ता कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा प्रोग्राम वाहिद प्रोग्राम था पाकिस्तान में कि जो कह रहे हैं ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। वो उन्होंने चेजा लगाया था आवाम का, थोड़ी देर, कोई 15-20 दिन, 1 महीना, खत्म हो गया, क्योंकि वो जिस बेस पे बात कर रहे थे वो बात ही गलत है। एक जमाना था हमारे यहाँ पे 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी 90%, तब आप कर सकते थे। तब फ्यूल का जो जिसको आप कहते हैं ऑक्टेन, उस पर जमीन आसमान का डिफरेंस था। 2 स्ट्रोक 65 ऑक्टेन पे चलता है और हम चलते हैं 80-85 प्लस, 90-95 प्लस पे। ठीक है, अल्टरनेटिव्स पे जाएं सर। अब आपका ये कहना है कि हमें अल्टरनेटिव पे जाना भाई पड़ेगा। हमें अल्टरनेटिव एक ये है कि गवर्नमेंट को आज भी फैसला कर ले, पुरानी हुकूमत ने नहीं किया, ये कर लें। हमें 2 दिन या 1 दिन राशनिंग करनी पड़ेगी जिसमें हमारे पेट्रोल पंप बंद रहे। राशनिंग जिस तरह आपने बताया कि नंबर्स वाला सिलसिला चल रहा होता है शहरों के अंदर कि वो गाड़ियां नहीं बल्कि नंबर प्लेट्स जो हैं वो स्वैप होती हैं, जैसे चीन में भी है, लंदन में भी है और बाकी ममालिक में भी है, वहाँ पे भी हो सकता है। इवन एंड ऑड वाला सिस्टम भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? पहले उसके बाद दूसरा टॉपिक का आगाज करें। सिर्फ इतना यासिर, मैं कुछ ऐड करना चाह रही जी जी प्लीज डॉक्टर साहब वो कर ले, फिर आप करें। देखिए, अभी BBC पर एक स्टोरी रखी हुई है और वो स्टोरी ये बता रही है कि एक गांव पाकिस्तान का ऐसा है जहां लोग अभी भी 100 रुपये पर हेड बिजली देते हैं, हाइडल, और वहाँ एक छोटा सा 10 लाख रुपए से एक यूनिट लगा टरबाइन,
लोकली वो चल रहा है और लोकली इंतज़ाम से वो चल रहा है। अगर हम बड़े बड़े इंतज़ामात करें तो जाहिर है कि उस पर तो फिर 10-10 साल लगेंगे, जैसे आगा साहब ने कहा। लेकिन इस तरह के छोटे भी प्रमोट करने चाहिए, और बाकी जो दीगर हैं आपके, सोलर भी है, विंड भी है, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे छोटे इंतज़ाम पे ज़रूर जाना चाहिए। यस 10 सेकंड ठीक है के लिए मैं जी भी श्रीनाथ साहब। देखें, जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की है ना टरबाइन वाली, ये सवात के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे टरबाइन बन सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे एनर्जी के जो मिनिस्टर है इस वक्त, केयर टेकर, उन्होंने ये बात कही थी कि हम 30% जो पेट्रोल है ना वो पाकिस्तान के अपने वसाइल से आता है, 70% इम्पोर्ट करते हैं। और उन्होंने कहा था हमारी सबसे बड़ी गलती क्या कि हमने एक्सप्लोर नहीं की जो हमारे अपने मुल्क के अंदर जो ज़खायर मौजूद हैं, गैस के भी और पेट्रोल के भी। तो ये भी जो पिछली हुकूमतें हैं इनकी कोताहियां रही हैं कि हमने अपने वसाइल जो हैं उनको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, क्यों हमें इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि हम 70% जो बाहर से इंपोर्ट करें। तो अब जाके जो भी हुकूमत आएगी उसको सबसे पहले जो बलोचिस्तान के अंदर हमारे ज़खायर हैं उनको देखना होगा, उनको एक्सप्लोर करना होगा, कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुल्क के अंदर से इसको पैदा कर सके और हमें बाहर से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फिर हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और पेट्रोल की प्राइस भी कम होगी। ठीक है जी बिल्कुल जनाब, आपका पॉइंट आ गया। मसाइल हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और मसाइल का हल यही है कि जो पेट्रोल की इंपोर्ट है उसको जितना कम किया जा सके उतना ही ज़्यादा हमें रिलीफ मिलेगा और उतनी ज़्यादा रिलीफ हो सकता है। बहरहाल प्राइसेस इंटरनेशनली इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आवाम के ऊपर पड़ रहा है। दूसरे मौजू को शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं। समझ सके हर चीज को हम बेहतर, खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। वेलकम बैक जी। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे, इस वक्त सियासत का दौर दौरा है जनाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आमने सामने हैं, कहीं JUI फे भी नज़र आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने इन सियासी निश्तरों का इस्तेमाल करते हुए PMLN के ऊपर शुरू में ये वार किए। फिर उन्होंने कहा कि जी के एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको ये नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं, लेकिन एक सियासी जमात को इस बात का पता है। फिर हमने देखा कि CAC मीटिंग होती है, CAC मीटिंग के बाद लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर भी मुतालबा यही दोहराया जाता है कि जी इलेक्शन कमीशन है वो जल्द अज जल्द जो इलेक्शन की तारीख है उसका ऐलान कर दे। वो ऐलान क्यों नहीं कर रहा, और उसके साथ साथ फिर शुरू होता है वो सिलसिला जो कि होता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दोनों अतराफ से। यानी आज हमने देखा तो नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो और उनके साथ फैसल करीम कुंडी साहब एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो हमने देखा PMLN के रहनुमाओं की, और उसके साथ साथ ट्विटर के ऊपर भी इनकी आपस में बहस मुबाहिसा जो लफ्जी गोलाबारी है वो जारी है। बुनियादी तौर पर इससे क्या पैगाम मिल रहा है कि जो इंतखाबी माहौल है उसको गरमाया जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बार बार इल्जामात लगा रही है कि जो निगरान हुकूमत है, कल भी सलीम मांडवीवाला साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात की कि जो निगरान हुकूमत है ये PMLN की हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत नहीं है। तो वो कि उसका पस मंजर क्या, और उसके साथ साथ जो आज फैसल करीम कुंडी साहब ने जो बात की कि अगर कराची में इन्होंने किसी और जमात से इत्तेहाद किया तो फिर हमारे पास भी ऑप्शंस और रास्ते खुले हैं कि हम इत्तेहाद कर सकते हैं। इससे पहले चंद साहब ने PTI के साथ इश्तराक के हवाले से भी कुछ बातें की हैं। तो ये अब जोड़ तोड़ का जो मामला है, जो घड़चोड़ का मामला है, अब हमने ये देखना है कि क्या आगे आने वाले टाइम के अंदर
क्या हमें पीडीएम का वो मॉडल रिपीट होता हुआ नजर आएगा या नहीं, या ये उसी वक्त रिपीट होता है जब कोई तीसरी कुव्वत सामने आती है, फिर ये इकट्ठे होते हैं और उसके बाद फिर ये अलग अलग होकर अपनी सियासत जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा खाइफ इस वक्त इन मामलात में कौन सी जमात नजर आ रही है, और जो जमात अपनी खदशात का इजहार भी कर रही है, ये अपने पैनलिस्ट से जरा इस हवाले से जानेंगे। सवाल होगा आपसे शर्मिला साहिबा, इंतखाबात के इनेकाद और दीगर मुल्की मफादात के मामलात पर मुल्क की बड़ी सियासी जमातों में अदम इत्तफाक क्यों नजर आ रहा है? यासर, ये जो अदम इत्तेफाक है इसकी वजह सियासत है, इलेक्शन है। हर जमात जो है उसने अब इलेक्शन में जाना है तो उसका अपना एक मंशूर होगा, उसका अपना एक बयानिया होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसको उसका अपना जो वोट था, एंटी पीपल्स पार्टी वोट, वो नवाज लीग ने ले लिया था उनसे। उसके बाद जो नवाज लीग का एंटी नवाज वोट था, वो जो पीपल्स पार्टी से नाराज हुआ तो वो पीटीआई की तरफ चला गया। अब वो जो पीपल्स पार्टी है उसने वो एंटी नवाज वोट तो वापस लेना है, तो वो अपने वही सियासी कार्ड खेलेगी जिससे वो एंटी नवाज जो वोट है उसको अपनी तरफ वापस खींच सके। क्योंकि वो जो वोटर है उसने नवाज लीग को वोट तो नहीं देना अगर वो उसको पीटीआई नजर ना आई या पीटीआई की कारकर्दगी से वो मायूस हुए, तो उन्होंने किसी और को देना तो वो पीपल्स पार्टी को भी दे सकते। तो ये सियासत है जो चल रही है। और दूसरी बात है कि जब बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई बयान देते हैं तो उसका जवाब देने के लिए नवाज लीग की हुकूमत आ जाती है, नवाज लीग की पार्टी के लोग आ जाते हैं, वो आके उसका जवाब दे रहे थे, तो उसकी वजह से भी उनको खदशात का इजहार वो अपने कर देते कि जी ये बात तो हम इलेक्शन कमीशन की करें तो ये पार्टी क्यों आती है, इसका मतलब ये कि इस पार्टी का कहीं पे कोई गठजोड़ हो गया हुआ है, इस पार्टी को कहीं से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो फिर इस हवाले से पीएमएल-एन ने एहतियाती तदाबीर नहीं ली कि जब वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो वो खुद से डेट्स का अनाउंस क्यों कर रहे हैं? तो ये भी तो एक बात उन पे आती है जिसकी वजह से उन्होंने एक लूज एरिया रखा है जो कि पीपल्स पार्टी को हमला करने का मौका मिल रहा है उनके ऊपर। वो नहीं देखें, वो आके वही डेट बताते हैं जो पीपल्स पार्टी को भी पता है। जो पीपल्स पार्टी ने जब मुश्तरका मफादात की कौंसिल में मर्दमशुमारी को अप्रूव किया था उसके अंदर उनको बता दिया गया था कि इलेक्शन लेट होंगे, लेकिन जब वो इलेक्शन कमीशन पे बात करते हुए नवाज लीग के ऊपर बात करते तो फिर वो जाके जवाब देते हैं जिसमें वो अपना दिफा भी कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन का भी दिफा करके, और पीपल्स पार्टी को याद करवाते हैं कि आपको पता है कि इलेक्शन जो है वो डिले होने हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी भी देखे, वो एक तरफ उन्होंने बिलावल को आगे किया हुआ है जो जारहाना सियासत कर रहे हैं, आगे आके हमले कर रहे हैं। सीएससी में दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, ये तो इंप्रेशन अब जाहिर हो गया कि दोनों में फर्क है बयानात के अंदर, पॉलिसीज के अंदर और उसके साथ साथ स्ट्रेटजी के अंदर। उन्होंने गुड कॉप बैड कॉप वाला रखा हुआ है कि सदर जरदारी को जी हमने आगे कर दिया है, वो मुफाहमत कर सकते हैं तो वो कर लें, और खुद दूसरी साइड से उन्होंने जारहाना जो अपना वो रखा हुआ है, तो वो अपनी एक सियासत करें और ये सियासत सारे करेंगे क्योंकि ये जो पीडीएम था वो इंतहाबी अलायंस नहीं था। आज देखें गोलाबारी जो वो अभी तक जो पीडीएम पीपल्स पार्टी की साइड से तो हाईएस्ट लेवल से आ गई है, लेकिन नवाज लीग की साइड से भी नीचे के लेवल से चल रही है। तो अभी उन्होंने सदर जरदारी वाला कार्ड जो उसको संभाल के रखा हुआ है, फिर मुलाना की साइड से भी, और ये मुलाना जाके अब एमक्यूएम के साथ बैठ गए, पीपल्स पार्टी को उससे भी हदशात का इजहार जो अपना करना शुरू कर दिया कि एमक्यूएम के साथ जो है वो जेयूआईएफ का इत्तेहाद हो रहा है। तो आपको जो सियासी जोड़ तोड़ है उसकी वजह से आगे जाके बड़ी शिद्दत नजर आएगी। लेकिन ये वो लड़ाई नहीं कि जो आप कह दें कि जैसे पीटीआई की, नवाज लीग की या पीटीआई और पीपल्स पार्टी वगैरह की थी, उस टाइप की कोई चीज नजर आएगी नहीं। ये सियासी बयान। अच्छा, आप कह रही हैं उस टाइप की कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन इनके तमाम लीडर्स के वोटर खींचने हैं। ठीक पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, इसमें आपको शामिल करूंगा। इनके तमाम जो लीडर्स हैं उसमें हमें एक चीज़ सामने आ रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देन उनके नीचे जितने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लीडर्स जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके अंदर वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार तस्करा करना और फिर इस निगरान हुकूमत को पीएमएल-एन की हुकूमत करार देना है कि क्या ये सियासी बयान है, वो अपनी शदीद खदशात का इजहार करे, जिसका इजहार उन्होंने सीईसी की मीटिंग में किया और कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस हवाले से बात भी करेंगे? योर टेक सर। देखें, बात तो जो है बुनियादी वो शर्मिला ने कह दी है, यही बात है। ये भी सियासत है। अगर वो खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का खदशा है। देखें, अब और आप जब आपने मैदान सियासत में उतरना है और आप पर 16 बरस की हुकूमत में हिस्सेदारी का बोझ भी है, 16 महीने की हुकूमत की हिस्सेदारी का बोझ भी है, तो फिर कोई नैरेटिव तो आपको इख्तियार करना है, तो वो नैरेटिव इख्तियार करेंगे। आपका जो बुनियादी क्वेश्चन है ना, जहाँ से आपने बात शुरू की थी, वो ये थी कि क्या पीडीएम की कोई सूरत हमें दिखाई दे रही है?
जी बिल्कुल। अच्छा, पीडीएम की सूरत हमें दिखाई दे रही है। पीडीएम की वो सारी हलीफ जमातें जो उसकी बुनियादी रुकन हैं, वो सारी की सारी आपको इकट्ठी और यकजा नज़र आएंगी। आपको मौलाना चंद साहब तो 9 सितारों की बात कर रहे थे सर आज। आप डॉक्टर उनको साहब 9 सितारे भी समझ लें, कोई बात नहीं। अब 9 सितारे अगर वो चंद साहब कह रहे हैं ना, तो ये वही शनीला वाली बात है कि आखिर आपको सियासत का महाज गर्म करना कैसे है। ठीक है, तो अब मौलाना फजलुर रहमान ने आपको बता दिया कि कराची में भी हम एक महाज बनाने जा रहे हैं, इंटीरियर सिंध में भी अगर ये पीडीएम का महाज है तो फिर ये महाज क्यों बना रहे हैं? सवाल तो ये है, ये तो सारे के सारे इकट्ठे थे। ये बड़ी नाजुक बात है ना। बात ये है कि पीडीएम अपना हिस्सा भी एक तो जमात है और लेना पाकिस्तान है। एक इत्तेहाद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरा अलग है, इत्तेहाद ठीक है, सही है। ना। तो अब इन दोनों के दरमियान एक महाज आराई है और इस महाज आराई का राज ये है कि हमने किसी तीसरे ग्रुप को जगह नहीं देनी। और वो तीसरा ग्रुप कौन है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो या तो ये होगा कि वो मार्जिनलाइज होकर वो कोई तीसरी चौथी सतह की जमात जाके बनेगी। आपको याद होगा कि 1997 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कर रही थी, वो 18 या 17 सीटों पे आ गई थी। तो या तो ये रिपीट होगा इस मौके पर, या फिर ये होगा कि इमरान खान अगर ये देखेंगे कि उनके लिए मैदान सियासत या इंतखाबी मैदान में जगह नहीं है, तो वो अपनी जानशीनी किसी शाह महमूद को या किसी और को नहीं देंगे, वो फिर बाइकआउट करेंगे। और चंद साहब का ये बयान कि जी कि हमारा इश्तराक पीटीआई के साथ भी हो सकता है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? वो देखेंगे आप, वो इस तरह से होगा कि कोई अगर ऐसा ग्रुप जैसे रियाज, क्या नाम है उनका, रियाज जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, राजा रियाज किस्म की लीडरशिप अगर मिल जाती है तो मुमकिन है उनके साथ इत्तेहाद हो जाए। तो ये वो लोग होंगे जो इमरान खान को रिजेक्ट करके पार्लियामेंट में आएंगे। तो ये मंजर बन रहा है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैंने पहले भी अर्ज किया था, अपने किरदार का तयन कर लिया है। वो पाकिस्तान की मेजर हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे उभरना चाहती है और ये स्लॉट किसी दूसरे को देना नहीं चाहती। हालांकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि जी कि हम यानी मरकज की तरफ देख रहे हैं, हमने मरकज में तो ये क़यादत संभालनी नहीं, तो कोई सियासी जमात ये कहेगी कि हम लूज कर रहे हैं, ये कह के तो वो नहीं आएंगे ना। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया आपका और बड़ा जबरदस्त पॉइंट आ गया। सिजाद साहब को मैं इन्वॉल्व करूंगा, शकीला साहबा, सिजाद साहब को इन्वॉल्व करूंगा। सिजाद साहब ये फरमाइएगा 90 दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दूसरा एक तकाजा है वो आइन के मुताबिक 90 दिन का है। जब ये पीडीएम हुकूमत थी, जब इनका इश्तराक था, जब इनके वज़रा थे, जब इनके वफाकी वज़रा मुख्तलिफ नशिस्तों के ऊपर इंजॉय कर रहे थे अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उस वक़्त एक हुकूमत बनी थी पंजाब के अंदर। और पंजाब में यानी मोहसिन नकवी साहब का लेकिन बाकी जमातों की जानिब से भी उनको सपोर्ट थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से काफ़ी उनकी सपोर्ट के हवाले से बात की जाती थी। उस वक्त कोई, मुझे आप क्योंकि बड़े सीनियर साफ़ी हैं, कोई बता दें कि उस वक्त कोई पीपल्स पार्टी ने 90 दिन के हवाले से कोई बयान दिया हो? तो आइन का इतलाक तो वहाँ पे भी होता था, उस वक्त इनका बयानिया मुख्तलिफ था, अभी 90 दिन के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों है? आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उस वक्त भी असूली तौर पर कहना चाहिए था 90 दिन, अगर अब कहते हैं तो। लेकिन जैसे शनीला साहबा ने अभी कहा ना कि जो सियासत होती है ना, उसमें कई जगह पे तजादात होते हैं, कई जगह पे इत्तफाकात होते हैं, और इसीलिए इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। अदरवाइज तो दुनिया एक ही जमात हो ना पाकिस्तान में, तो जब एक डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग होती है, डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट भी होते हैं ना, मफादात भी होते हैं और उनका तनव्वु होता है, कई दफ़ा वो कहीं जुड़ जाते हैं मफादात, कहीं उनका टकराव हो जाता है। जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट इन प्लेस थी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हर मामले पे मुशावरत के साथ आगे बढ़ रहे थे, प्रॉब्लम्स हुई हैं जब ये केयर टेकर सेटअप आया है। केयर टेकर सेटअप में पीपल्स पार्टी थोड़ी सेंसिटिव हो गई, उनको ये लगा है कि फेडरल लेवल पे भी और सिंध के लेवल वो नाम ले रहे हैं, फवाद साहब का नाम ले रहे हैं, वो आज चीमा साहब का नाम ले रहे हैं। नहीं, इसके अलावा भी कई नाम ले रहे हैं। वो सिंध के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जहाँ पे कैबिनेट में ऐसे लोग आए हैं जिनको वो नहीं, वो केसेस बना रहे हैं। और उस वक्त तक कोई इख्तलाफी बयान नहीं आया था। मैंने एक दफ़ा आपसे पहले भी कहा कि दोनों बाप बेटा दुबई चले गए थे और उनके दरमियान एक सीरियस आइडियोलॉजिकल बहस होती है। अगर आपको कोई कहता है ना कि एक पेज पे है, नहीं,
जरदारी साहब एक फादर हैं, वो अपने बेटे, एक ही बेटा है उनका, वो नहीं चाहते कि वो कोई एडवेंचरस कोई इस तरह की पॉलिटिक्स करे जिसके नतीजे में उनके ख़ानदान ने जो माजी में भुगता है कोई इस तरह का बुरा वाक़या पेश आए, तो वो बड़ा बच बचा के खेलते हैं जरदारी साहब। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो का ये आर्गूमेंट है, वो ये कहते हैं कि जनाब हर जगह पे एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज़, पीछे हटना, पॉपुलर पॉलिटिक्स से पीछे हटते चले जा रहे हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की तरफ हम आ रहे हैं। सिंध हमारे पास बचा है, सिंध पे भी अटैक हो रहा है, तो अगर हम नहीं घर से बाहर निकलेंगे अपना मैसेज के साथ, अभी लाहौर में और अगर नहीं हम मुखालिफ सियासी जमातों को हेड ऑन लेंगे और सबके साथ गुडी गुडी खेलेंगे तो हम फिर सियासत छोड़ दें। ये एक उनके दरमियान एक बड़ी बहस है, सीरियस बहस है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है, जैसा कि बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान भी, अपनी स्पीच के दौरान भी मियाँ नवाज शरीफ को और अपने वालिद साहब को एड्रेस करते हुए कहा था कि अगली जनरेशन के लिए पॉलिटिक्स को इतना मुश्किल बनाकर ना जाए। अभी भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून थी, और इन दोनों को मतलब मार्जिनलाइज करने के लिए एक तीसरी पार्टी बनाई गई थी। ठीक, क्योंकि इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर 18वीं तरमीम की थी, और किसी ने सोचा कि इन दोनों पार्टियों को साइड पे करें, एक नई पार्टी इन प्लेस की गई, नई पार्टी उनके लिए डिजास्टर साबित हुई। अब वापस दोनों पार्टियों के पास ग्राउंड जा रही है, लेकिन दोनों पार्टियां इत्तेफाक करके तो सियासत नहीं कर सकती ना, वो कोई एक जमात तो नहीं, उनको वापस अपनी ट्रेडिशनल इख्तलाफात पे जाना इसमें पड़ेगा। फिर एक सवाल जो है वो मैं वो नौशाद साहब से पूछ लेता हूँ। नौशाद साहब, फिर ये बताइएगा, अगर आपको स्पेस वापस मिल रही है, आपको इजाज़त है, आप अपनी पॉलिटिकल एरिना के अंदर जिस तरह खेलना चाहें आप खेल लें, उसके अंदर फिर इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, फिर ये कहना कि जी कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी के पीछे छुप रहा है, और इस तरह से बैसाखियों का सहारा, आज भी फैसल करीम कुड्डी साहब ने बात की लाहौर में जहाँ पे आप मौजूद हैं, वहाँ से उन्होंने बात की कि बैसाखियों का सहारा लेने की हमें आदत नहीं है, जिनको आदत है वो फिर बैसाखियाँ तलाश कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि एक बयानिया तलाश किया जा रहा है कि अब जो भी नया सेटअप फ्यूचर के अंदर जो नई मुंतखब हुकूमत आने वाली है, वो फिर दोबारा वही नवे की सियासत, बैसाखियाँ और एक दूसरे के ऊपर दुश्मनाम तराजी, इलेक्शन को नाम मानना, इसकी एक तैयारी की जा रही है? नहीं यासिर, देखिए दो चीजें बड़ी अहम हैं, वो समझना जरूरी है। एक बात तो ये है कि जो ताकत की लड़ाई होती है ना, या जो ताकत के ईवान होते हैं, वो हर वक्त कशमकश में रहते हैं और हर वक्त वो एक दूसरे से अपनी स्पेस ले रहे होते हैं। ये जो कुछ हुआ है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये आइंदा होगा, ऐसा नहीं होगा। मुफाहमत की जो सियासत थी उसकी दागबेल डाली गई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, और उसी को तोड़ने के लिए एक थर्ड पार्टी जो है वो डिजाइन की गई थी, और फिर वो जो कुछ हुआ इस मुल्क में हम देखते रहे। अब मामला ये है कि ये जरूर है कि दोनों जो जमातें हैं वो इलेक्शन में जा रही हैं और अपने अपने नजरिए और अपनी अपनी जिसे कहते हैं स्लोगन्स के साथ जाएंगी। अल्टीमेटली मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि दो धड़े बनेंगे, एक ऑपोजिशन करती नजर आएगी और एक जो है वो हुकूमत में नजर आएगी। अब ये दोनों स्पेसेस, ये दोनों जमातें, अब जो बड़ी मेन जमातें हैं वो रखना चाहती हैं, और उसके साथ साथ कुछ हलीफ जमातें पैदा होंगी। अब सिंध के अंदर मसला क्या है? मसला यह है कि कुछ ताकतें अभी भी ये समझती हैं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने बहुत अरसा हुकूमत की है और उसके बाद भी वो नताइज नहीं है जो होने चाहिए थे इस लंबी हुकूमत के। हो सकता है कि सिंध के अंदर मामलात को थोड़ा सा इनके कंट्रोल से निकाला जाए ताकि प्रोग्रेस को बेहतर किया जाए। अब उसी सिलसिले में देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने काफी हद तक जो नक्शा है वो बता दिया था। उन्होंने अंदरूने सिंध के लिए जीडीए के साथ अगर वो अलायंस में जाते हैं और शहरी जो सिंध है उसके लिए वो एमकेएम के साथ अलायंस में जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देना चाहती है। मैं आपको अंदर की बात अभी मैं बता देता हूं, बता दें। के अंदर जी वो देखिए, मुफाहमत के लिए ये इलेक्शन रिजल्ट का जब तक मामला है ना, मेरी इतलात, मेरे जराए ये कह रहे हैं कि आसफ जरदारी साहब ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि इलेक्शन की तारीख मैं बातचीत के जरिए आपको लेकर दूंगा। दूसरा, पंजाब के ऊपर जो बिलावल साहब का मौकफ है उसको सामने रखते हुए उन्होंने जो आस्था भुट्टो है और जो है फरियाल तालपुर, उनकी जिम्मेदारी पंजाब की लगा दी है कि वो पंजाब के मामलात को वो हैंडल करेंगे। अब देखिए, ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये नहीं हो सकता कि वो ये जो बात गुडी गुडी वाली है, या अगर दो जमातें आपस में ओपोजिट खड़ी नहीं होंगी तो वो वोटर के सामने अपना कौन सा ऐसा मंशूर रखेंगी जो दोनों का एक होगा और वोट अलग-अलग डलेंगे। लेकिन सर, सवाल मेरा रिशाद साहब वही सवाल है, वहीं पे मैं खड़ा हूं
कि आप अपने अपने मंशूर को लेके जाएं, तनकीद भी करें, सब कुछ करें, लेकिन दोबारा से फिर आप वही इदारों को दरमियान में धकेलना, बैसाखियों की बात करना और इस तरह से सिलसिले को लेकर चलना, तो डू यू थिंक कि ये चीज पहले भी काउंटर प्रोडक्टिव थी, अभी भी काउंटर प्रोडक्टिव ही होगी? बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव होगी, लेकिन ये बात याद रखिए कि एस्टेब्लिशमेंट बाहर तौर अपनी एग्जिस्टेंस रखती है और हर वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स होती हैं। पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं, निगरान हुकूमत का क़याम और चीजें जो हैं उसके अंदर ये तमाम लोग अपना हिस्सा बकदर जुस्सा के हिसाब से ये सारी चीजें तय हुई थी, लेकिन आने वाली जो मुंतखब हुकूमत है उसके अंदर कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को जो सिंध के ऊपर जो थोड़ा सा प्रेशर डेवलप किया जा रहा है और पंजाब में जो उनको मार्जिन नहीं मिला, जो वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये तहफ्फुज़ात हैं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। वक्त का मैं आगा साहब को इन्वॉल्व करूंगा। आगा साहब ये फरमाइएगा कि जो पीपल्स पार्टी के बयानात, उनके जो अटैक्स हैं लफ्ज़ी तौर पे, उससे जो इंप्रेशन मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने आप को या तो आइसोलेटेड समझ रही है या वो ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि उसकी तरफ से किया जा रहा है कि उसे आइसोलेशन में लेकर जाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी कर रही है। और दूसरा, मियाँ साहब भी जो हैं, बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं 21 अक्टूबर को उनकी भी आमद है और उनके बारे में चंद साहब का ये कहना है कि अगर कोई वोट को इज्जत दो के नज़रिए से भागा है तो उसमें हमारा क्या कसूर है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आपस में मिला के देखा जाए तो किस हद तक PMLN के ऊपर इनके जो बर्डन्स हैं इल्ज़ामात के वो बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, एक मेरी अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन मैं ख़बर के तौर पे आपसे शेयर करूंगा, वक्त बताएगा कि शायद मैं गलत भी हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह तो फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत में PTI के साथ इस चेयरमैन की मौजूदगी में किसी किस्म का कोई अलायंस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात बड़ी कैटेगोरिकली फैसला हो और गया। उसका रेफरेंस उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब को भी उन्होंने खुले लाइन लगा दिया इमीडिएटली। बुलाया था वैसे CC मीटिंग में, लेकिन वो आए नहीं है मैं खैर। नहीं, उनको नहीं, उन्होंने 7 शोकाज नोटिस जारी कर दिया उनको। तो ये बात तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब पीपल्स पार्टी के पास एक बहुत बड़ा एज है, वो है हिस्टोरिक एज। वो कहेंगे कि PNA भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनी थी, IGI भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनी थी, वही बना रहे हैं, सही और PDM भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनी है। ऑल पार्टीज अगेंस्ट वन पार्टी। उनके पास एक जिसको हम कहते हैं फिलोसफिकल सैलोजिज्म तो मौजूद है। तीनों प्रोपोजिशन पीपल्स पार्टी के हक में जाती हैं और इससे फायदा भी होगा पीपल्स पार्टी को। होगा वो ये होगा कि पीपल्स पार्टी फिर अपने आप को सो कॉल्ड एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी के तौर पे इलेक्शन में लेकर आएगी। और जो कि PTI नहीं ले सकी, जो PTI का वोट बैंक है, जो कि सो कॉल्ड यहाँ वो तो एंटी स्टेट होगी ना। PTI तो एंटी स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट क्या एंटी स्टेट ही होगी। आप ठीक है, मैंने ये मैं कंप्लीट करने दें। जो PTI का स्टांस था उसके वोटर का आज से 9 मई से पहले, आप ऐसे कह लें, तो वो उस वोटर ने भी, आखिर वो पाकिस्तानी है ना यार, जी जी, उसे किसी ना किसी को तो वोट डालना कि डालना है। पाकिस्तान आप पार्टी को तो बैन भी कर सकते हैं, आप पार्टी की लीडरशिप अंदर भी हो सकती है, लेकिन वोटर ने तो वोट डालना है ना। ठीक बात। तो पीपल्स पार्टी वो वोटर का जो साइकोलॉजिकल बेस है जो PTI ने डेवलप की है, वो उस पर अब बैक करेगी। और उसके पास सबसे अच्छा है कि वो तीनों नारे लगाए, PNA, IGI एंड PDM और हम अकेले, और उसको वो उसका बिक भी जाएगा। आपने हमारे प्रोग्राम में उनका बयानिया ब्रेक कर दिया दूसरे लफ्जों में। मैं बिल्कुल आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं। दिस इज व्हाट दे हैव प्लान्ड, दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग एंड दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू अनाउंस। ऐसा ही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं है ना, बहुत जबरदस्त बात। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मियाँ साहब सबसे आखिर में तो टाइम दिया, लेकिन बड़ी जबरदस्त टाइम है तो मुझे अगर टाइम है 1 मिनट और दे दें। बस 10 सेकंड है बस। बस इतना मैं कहूंगा। इसमें हमने देखना ये है, ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन होगा बताने के लिए कि किसका जो है वो नैरेटिव बिकता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अच्छा, मैं कह रहा था कि मियाँ साहब ने ना बरतानिया में बात की है कुछ जर्नलिस्टों के साथ, और उन्होंने कहा है कि हमारा ना बहुत बड़ी गलती थी पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करने की, और आइंदा नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट। और इसी तरह जाले भी कहते हैं कि नून लीग के साथ गलती होगी, हर तरफ गलती। इस वक्त सारे इतराफ कर रहे हैं, हुकूमत जाने के बाद इतराफ कर रहे हैं कि गलती होगी। जनाब, ये दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, वक्त बताएगा रिपीट होती है कि नहीं होती। तमाम पैनलिस्ट को हम जनाब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एनालिसिस आपने देखा, प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। आसिर रहमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।